ठीक है, तो पहले इन डाउट्स को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बोला, एक बुलेट है जिसमें से गन को फायर किया गया है, फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, एफ न्यूटन में है, टी सेकंड्स में है। यहाँ पे कंडीशन दी गई कि फोर्स ऑन दी बुलेट बिकम्स जीरो, फोर्स ऑन दी बुलेट बिकम्स जीरो जैसे ही वो बैरल को लीव कर देती है। अब आप लोग के मन में ये आ रहा होगा कि भैया ये बैरल क्या था, ये बैरल क्या होता है। अगर आप लोगों को गन के बारे में पता हो तो गन ऐसे करके होती है, तो जो सिस्टम है इसे हम बैरल कहते हैं, इसे हम बैरल कहते हैं। तो जैसे ही बुलेट बैरल में से लीव करती है तो वहां पे क्या हो जाता है, इसकी फोर्स जीरो हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये कंडीशन में कोई ना कोई तो मतलब होगा, तो हम यहाँ पे एफ इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं। तो 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ t इक्वल्स टू जीरो पुट कीजिएगा, तो यू विल गेट 600 इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁵ t आ जाएगा, और 600 अपॉन 2 इंटू 10⁵ आ जाएगा, तो यहाँ इक्वल्स टू t आ जाएगा। तो आपको पता लगेगा 300 आ जाएगा, और अल्टीमेटली यू विल गेट 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड टाइम आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद में ये कहना चाह रहे हैं कि द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स, ठीक है, फाइंड द एवरेज इम्पल्स। इम्पल्स पता करना है, इम्पल्स का फॉर्मूला में पता है एफ इंटू डी टी होता है। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि फोर्स की ऐसी इक्वेशन डाली गई है, तो इंटीग्रेट करते तो क्या आएगा देख लो, एफ के बदले हम लोग पुट करेंगे 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ टी इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, 600 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 600 टी आ जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 10⁵ टी स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 कट जाएगा। अल्टीमेटली आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी 600 टी माइनस 10⁵ टी स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ये टी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, जो टी आपको यहाँ दिख रही है, जो वैल्यू आई है यहाँ पुट कर देना है आपको। पुट करने का पता चलेगा 600 इंटू 3 इंटू 10⁻³ माइनस 10⁵ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 6 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 100/1000 मतलब 1.8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस ये 9 है और ये कट के 0.9 आ जाएगा, 1.8 माइनस 9 करेंगे तो 0.9 न्यूटन सेकेंड इज द आंसर। सो डी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इन्होंने ये दिया है कि द स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, इट हिट्स द ग्राउंड विद सर्टेन मोमेंटम p। ठीक है, जब भी वो हिट कर रहा है तो एक मोमेंटम p के साथ वो ग्राउंड को हिट करता है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू v होता है। इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट। 100% मोर मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास 100 रुपए है और उसका 100% मोर मेरे पास है, तो मैं बोल सकता हूँ 100 प्लस 100 इक्वल्स टू 200 रुपीज मेरे पास है। अगर मेरे पास 250 रुपीज है, उसका 100% मोर क्या होता है, उसका 100% मोर हो जाएगा 250 प्लस 250 यानी कि 500 रुपीज। तो अगर मेरी पहली वाली बॉल को मैंने एच हाइट से गिराया है तो 100% हाइट का मतलब कितना हो गया, अब की बार मैं उसको 2h से गिराऊंगा। ठीक है, इज द सेम प्रीवियस हाइट, द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड कितना होगा, मोमेंटम कितना होगा, तो हमें पता है यार मोमेंटम इक्वल्स टू p इक्वल्स टू m इंटू v होता है। तो आप बात को समझिए, जब वो h से गिरता है, h से इसको ड्रॉप किया जाता है, ड्रॉप मतलब u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हमें पता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh होता है, और यहाँ पे u की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ड्रॉप लिखा हुआ है, तो v इक्वल्स टू √2gh हो जाएगा। लेकिन और यहाँ पे अगर आप बोले कि मोमेंटम निकालेंगे तो हमारा मोमेंटम p की वैल्यू जो आ रही थी वो आएगी m इंटू √2gh। आपने बोला ठीक है, पूछ रहा है व्हाट विल द मोमेंटम अगर 2h से गिराया जाए, तो यहाँ पे जो h है उसके बदले आप 2h पुट कर दो, यहाँ पे जो h है उसके बदले आप 2h पुट कर दो, तो कितना आएगा 2g 2h, यानी कि 2 2 4 gh, यानी कि 2√gh। तो मैं यहाँ पे p डैश की वैल्यू अगर निकालूं तो कितना आ जाएगा भैया, 2m√gh। ठीक है, 2m√gh। बोला है चेंज इन मोमेंटम बताओ इन परसेंटेज में आंसर से। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल या फिर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल करेंगे। तो फाइनल कितना है हमारा मोमेंटम, मोमेंटम फाइनल है हमारा 2m√gh, और यहाँ पे कितना है m√2gh।
बाई इनिशियली कितना था m√2gh। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां से m को कॉमन ले लें, √gh को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, m√gh अगर कॉमन आ गया तो हमारा क्या आ रहा है 2 - 1 अपॉन m√2gh। तो 2 - 1 1, 2 - 1 1, ठीक है, 2 - 1 हमारा 1 आ जाएगा और यहाँ से m कट जाएगा, √gh कट जाएगा तो 1/√2 आ रहा है। ठीक है, 1/√2 इंटू 100 हो जाएगा। 1/√2 मतलब कितना होता है भाई, 2 - √2 आएगा, सॉरी 2 - √2 आएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, मैं यहाँ पे से m और √gh को कॉमन ले लूंगा, इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे से हमारा m√gh कॉमन आएगा तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 - √2 अपॉन m√2gh। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारा m कट जाएगा, √gh कट जाएगा तो बचेगा 2 - √2 अपॉन √2। ठीक है, √2 √2 चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है 41% आ रहा है, इसका 41% आ रहा है सॉल्व करने पे। ठीक है, सॉल्व कर लोगे इसका सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, एक तो रैशनलाइज करके कर सकते हो, या फिर क्योंकि मुझे रैशनलाइज इसलिए नहीं करना क्योंकि मुझे √2 की वैल्यू पता है, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। ठीक है, तो 2 - 1.414 करेंगे बाई 1.414 करेंगे तो हमारा 41% आंसर आ जाएगा, इंटू 100 भी करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, उसके चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हुई 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 A 1 kg stationary bomb is exploded in 3 parts having mass 1:1:3। अच्छा, parts having same mass move in perpendicular direction with velocity 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखो बात यह है कि अगर 1 kg का मास है और रेशियो 1:3 है तो मान लेते हैं एक m है, दूसरा m है, तीसरा 3m है। तो अगर हम लोग करें तो m प्लस 3m इज इक्वल टू 1 kg, यानी कि 3 + 1 4 + 1 5 m इक्वल्स टू 1 kg, यानी कि m इक्वल्स टू 0.2 kg। तो पहले वाला जो होगा उसकी वैल्यू होगी 0.2 kg, दूसरे वाला का जो होगा 0.2 kg, तीसरे वाला का जो होगा 0.6 kg। उसके बाद में बोल रहा है कि ये लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो मानते हैं यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो 1.3.2 वाला इस तरफ गया, 1.2 वाला इस तरफ गया, और बोल रहे हैं कि ये जो सेम मास वाले हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो मान लेते हैं कि एक जो है वो इस तरफ जा रहा है जिसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला है, आप एक चीज देखो यहाँ पे जो 0.2m है और 0.2m है, ये लोग क्या है, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों जो हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि यार एक बात बताओ कि यार ये और ये इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा, आपने बोला बिल्कुल बनेगा, मैंने बोला ऐसा कुछ बनेगा, आपने बोला बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। तो अगर ये ऐसा बन रहा है, अगर ये ऐसा बन रहा है तो आपको ये पता, ये जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, ये इसको बैलेंस कर देगा, ये इसको बैलेंस कर देगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि पार्ट्स हैविंग सेम मास मूव विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, ठीक है, ये 30 यहाँ नहीं है भाई, ये 30 यहाँ होगा, इंटू 30 और ये वाला हमें पता करना है ग्रेटर मास वाला का। ठीक है, तो इनका हम कैसे निकाल सकते हैं, मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। तो मान लेते हैं दिस वन इज योर हाउ मच 0.2 इंटू 6, ये भी 6 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ नेट मोमेंटम इज इक्वल्स टू √6 का स्क्वायर यानी 36, 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 2 इंटू 6 a इंटू बी कॉस कितना आएगा 90। तो ये तो 0 हो जाएगा वेक्टर एडिशन। तो अल्टीमेटली यू विल गेट पी नेट इक्वल्स टू 36 + 36 72। कितना आया भैया, √72। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू दिस वन 0.6 इंटू m इंटू बी। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, दिस वन। तो अब ऐसे सॉल्व तो नहीं कर सकते, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 0.36 v स्क्वायर इक्वल्स टू 72 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 100 आएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू 200 यानी कि 10√2 इज द आंसर। उसके बाद देखते हैं 10 टू ये क्या है भाई,
10 10 2 rupees coin are placed on top, 10 2 rupees coin are placed on top of each other, ठीक है, रख दिया on a horizontal table, ठीक है, रख दिया. If mass of each coin is 10 gram, ठीक है, and acceleration due to gravity is 10 meter per second, ठीक है. The magnitude and direction of the force, the magnitude and direction of the force on the 7th coin counted from the bottom due to all the coins above is. देखो कितना आसान क्वेश्चन है. बात को समझो कि मैंने कितने कॉइन्स भाई, 10 कॉइन्स है. तो ये टेबल है, यहाँ पे एक कॉइन रखा, दूसरा कॉइन रखा, तीसरा कॉइन रखा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 और 10 कॉइन्स को मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है. 10 कॉइन को मैंने ऐसे रख दिया. बोला है बताइए कि द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द 7th कॉइन फ्रॉम द बॉटम. तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस वाले पे कितना फोर्स होगा, ये ऊपर वालों की वजह से. तो इनके ऊपर वालों की वजह से कौन सी फोर्स लगेगी भाई इसके ऊपर में. अगर तुम्हारे सर में 50 किलो का वजन रख दूं तो आपका सर गर्दन में घुस जाएगा. 50 किलो हटा दो तो सर फिर से फ्री हो जाएगा, यानी कि इनका वेट ही इसके ऊपर लग रहा होगा. तो अगर एक का वेट 10 ग्राम दिया गया है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 इंटू एम जी. 3 इंटू एम कितना दिख गया है, 10/1000 इंटू जी 10 आ जाएगा. ये गया, इनके 0.3 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर. और डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ. तो इसको छोड़ो, इसको बनाओ पहले. चलो मैं दिखाता हूँ इसका आंसर क्या होगा. ऐसा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. देखो बात को समझो. बोला है शोज ए बी सी ए परफॉर्म एन आइडियल गैस, नेट हीट पता करना है गिवन टू द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस. तो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है. सब कुछ आपको आता है, बस कॉन्सेप्ट लगाना है. क्या ए से स्टार्ट करते हैं, बी की तरफ जाते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं, सी की तरफ जाते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं, ए की तरफ जाते हैं. आपकी सबसे टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट दिस पॉइंट, 0 होगी. क्यों, क्योंकि आपका पॉइंट इनिशियल स्टार्ट यहां से हुआ है और वापस यही घूम के आ गए. इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन. अगर इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन है भाई मेरे, तो काहे का आपका कुछ होगा, तो 0 हो जाएगा. तो मुझे पता चल गया इंटरनल एनर्जी तो 0 है. आपने बोला ठीक है सर, इतना पता चल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब आगे देखते हैं हम लोग. तब हमने समझ लिया कि यार इंटरनल एनर्जी तो 0 होगी. वर्क डन देखिए आप ए से बी में देखिए. ए से बी में क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, आप बोलेंगे बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है. तो वर्क डन इस केस में हमारा 0 हो जाएगा. वर्क डन इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज 0 बिकॉज ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम. बट व्हाट अबाउट बी टू सी. बी टू सी अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है. T2 की वैल्यू कांस्टेंट है, यहां से यहाँ तक बी से सी में टेम्परेचर कांस्टेंट. तो जो आइसोथर्मल वाला फॉर्मूला था हमारा, अगर आप लोगों को आइसोथर्मल का फॉर्मूला याद हो वर्क डन का, तो वही यहाँ पे आप लोग चिपका दो. क्या फॉर्मूला था, हमने निकाला था nRT ln V2/V1. क्या यही निकाला था, nRT ln V2/V1, और यहाँ पे T2 आता था, ठीक है. तो वर्क डन बाय BC में पता चल गया. व्हाट अबाउट CA, व्हाट अबाउट CA. तो CA में आप लोग ध्यान से देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है. आप लोग ने क्या देखा ध्यान से, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है. तो वर्क डन ऑन AB इज 0, वर्क डन ऑन BC इज इक्वल्स टू nRT2 ln V2/V1. वर्क डन बाई AC क्या होगा दोस्तों, वर्क डन बाई AC जो हमारा होगा वो क्या होगा, CA होगा. सॉरी, CA क्या होगा हमारा, वर्क डन बाई CA हमारा होगा, देखो PVT होता है. अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या यहाँ, आपने बोला नहीं. टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या यहाँ, आपने बोला नहीं. तो कौन कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा. कौन कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा. और जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है, जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें पता है PV इक्वल्स टू nRT. क्या पता है, PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है. वैसे कल मैंने बताया था, बट फिर भी मैं बता रहा हूं कि PV इक्वल्स टू nRT होता है. तो अगर आपका P1 V1 हो तो RT1 लिख सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पे वर्क डन इक्वल्स टू क्या करेंगे, P ऑफ V2 माइनस V1. तो आप यहाँ पे PV2 माइनस PV1 करेंगे, यानी कि V2 माइनस PV2 कितना हो जाएगा भैया, nRT2. P1 कितना हो जाएगा, nRT1. तो कॉमन ले लेंगे nR, तो हमारा आएगा T2 माइनस T1. कितना आएगा, nR T2 माइनस T1. तो मैं क्या ये यहाँ पे लगा सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, आपने बोला बिल्कुल लगा सकते हैं. लेकिन एक बात को ध्यान से देखिए, एक बात को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो V2 है और ये V1 है,
यहाँ क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन, यहाँ क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन, यहाँ क्या हो रहा है, फिर चलो कॉम्प्रेशन। तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आप दिखा दो कि द नेगेटिव साइन डिक्टेट्स देयर इज अ कंप्रेशन, देयर इज अ कंप्रेशन। दूसरे तरीके से क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरा वॉल्यूम घट रहा है यानी कि वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, और वर्क डन बाय द गैस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप तीनों वर्क डन को अब हमें क्यू पता करना है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस एन आर टी टू माइनस टी वन। अब आपको पता है कि Q इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू होता है, U तो पहले से 0 है, W मतलब इसको ऐड कर दो, तो वही जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, एन आर टी टू एल एन वी टू बाई वी वन माइनस एन आर टी टू माइनस टी वन। यहां से कॉमन ले लेंगे एन आर, तो हमारा आएगा टी टू एल एन वी टू बाई वी वन माइनस टी टू माइनस टी वन। अगर यहां तक क्लियर है, अगर हमने ये वाला समझ लिया है, तो एक और दमदार क्वेश्चन किया जाए इससे, इस चैप्टर से। ये वाला क्वेश्चन बनाओ। अच्छा चलो मैं बनाता हूँ। देखो क्या बोला है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें हमें पता चला आइडियल गैस वी पी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला आपका लॉ फॉलो अप करती है। इनिशियली टेम्परेचर टी है, वॉल्यूम वी है, बोला है टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या होगा अगर उसकी एक्सपेंशन 2v हो, अगर वो 2v एक्सपैंड करता है। भैया देखो ऐसा लॉ तो हमने अभी तक बचपन से नहीं पढ़ा, लेकिन हमने क्या पढ़ा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ा हुआ है। आपने बोला बिल्कुल सर ये तो आपने पढ़ाया था, और मेरे केमिस्ट्री वाले सर नहीं पढ़ाया था, मैंने क्लास 8 में ही पढ़ाया, 9 में ही पढ़ाया, 10 में ही पढ़ाया। तो मैंने बोला हम इसी को काम में लेते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, ये जो वीपी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट है, वीपी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट है, इसको ए ले लेते हैं फॉर टाइम, इसको जेड ले लो, आप जेड ले लो या फिर एक्स ले, हाँ जेड ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल्स टू जेड बाई वी, या फिर पी इक्वल्स टू रूट ओवर जेड बाई वी। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये जो p दिख रहा है, p के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर z बाई वी इंटू वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, तो अब अगर ये रूट z को, और ये v, देखो ये v है टू द पावर 1, ये रूट v है मतलब टू द पावर हाफ, यानी कि v1 बाई वी हाफ है, ऊपर जाएगा तो 1 माइनस हाफ, यानी कि 1 माइनस हाफ, यानी कि v हाफ ही आ जाएगा। यानी कि अगर इस वाले पोर्शन को सॉल्व किया जाए तो कुछ नहीं आएगा, सिंपली वही आएगा। क्या आएगा दोस्त, यहाँ पे हमारा आ जाएगा अल्टीमेटली रूट वी। तो अब मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर जेड इंटू रूट ओवर वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, तो ये जो रूट ओवर जेड है इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ नीचे की तरफ में, बाय रूट ओवर जेड में। ठीक है, रूट ओवर जेड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या पता चला कि ये जो मेरा रूट ओवर वी है, हाँ यहाँ पे जो रूट ओवर जेड, जेड कांस्टेंट है, एक एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट, तो मुझे क्या रिलेशन मिला, रूट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, रूट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो इनिशियली द गैस इज इनिशियली एट वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी, तो मैं बोल सकता हूँ रूट वी वन इक्वल्स टू टी वन। हम बोल सकते हैं आराम से बिना सोचे समझे बोल सकते हैं ये बात। सेकेंड केस में बोल रहा है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो ट्वाइस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम हो गया, यानी कि मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ बाई रूट ओवर टू वी वन बाई टी टू की वैल्यू पता करनी है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं 1 बाई रूट टू इक्वल्स टू टी वन अपॉन टी टू, या फिर मैं बोल सकता हूं टी टू इक्वल्स टू रूट टू अपॉन टी वन। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। चलो ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ये बोला है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। There are two samples of a gas, दो सैंपल है गैस के, इनिशियली दोनों के टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम रखा गया है, आर कंप्रेस्ड फ्रॉम अ वॉल्यूम V टू V by 2, मतलब उसको कंप्रेस किया गया है V से V by 2 आधा कर दिया गया है। अगर एक सैंपल इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, दूसरे सैंपल को आइडियमेटिकली कंपेयर किया गया है, तो ये बताइए कि दोनों में किस वाले में मुझे प्रेशर ज्यादा लगा। देखो मैं बताता हूँ क्या है इसमें, V टू V by 2 का करना है, मेरी बात सुनो, इसको देखो और समझो। क्यों ऐसा क्यों पूछा, तो देखो इसको देखो करते हैं हम लोग। आप इसको समझो कि गैस इनिशियली टेम्परेचर पे है, प्रेशर कंप्रेस्ड V टू V by 2 देख लेते, ठीक है कोई बात नहीं। तो हमें पता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होता है। आपने बोला हाँ होता है। इनिशियली मेरा वॉल्यूम P1 और V था, और बाद में मेरा P2 और V by 2 हो गया, तो मेरा जो P2 की वैल्यू जो आई वो मेरी आई ट्वाइस ऑफ P, ट्वाइस ऑफ P1, ट्वाइस ऑफ P1 V कट जाएगा। ठीक है, ये आई मेरी वैल्यू। ठीक है, सेकंड केस में आइडियमेटिकली में P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा।
आपको पता है P1 तो P1 ही रहेगा, V1 V रहेगा और P2 तो P2 ही रहेगा, V2 के बदले V/2 टू द पावर गामा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे से बोल सकता हूँ P1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2। हमारी ये वाली कहानी आ गई। अब आपको पता करना है कि यार ये टू टू पावर गामा ज्यादा बड़ा है या टू बड़ा है। गामा की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। एक मिनट, हाँ, टू टू दावर गामा, हाँ गामा के जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, 1.64 कुछ होती है, 1.72 याद नहीं आ रहे हैं। तो गामा की वैल्यू वो होती है 1 ग्रेटर देन 1 होती है। तो हमारा यहाँ पे 2 से पावर अगर 1 बढ़ेगा तो 2 की वैल्यू हमसे 2 से ज्यादा ही हो जाएगी। ठीक है, मतलब 2 का पावर 1 2 होता है तो क्या होता है 4 आता है ना। 2 टू पावर 1 कितना होता है 2, 2 टू पावर 2 कितना होता है 4। तो अगर 1 से 1.64 अगर यहाँ पे है तो ये कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करेगा, मतलब ग्रेटर देन 2 रहेगा। तो अल्टीमेटली मेरा जो P2 की वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 2 मल्टीप्लाइड बाय P2 which will be obviously P2 is greater than P1, that is P2 of adiabatic is greater than P1 of isothermal।